हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मंत्रा में। मैं पूर्ण प्रकाश। साथियों, अब हम लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं आप सभी कि हम लोग नए सब्जेक्ट की यहाँ बात करने वाले हैं, जिसके बारे में यहाँ पे आप क्रैश कोर्स कहें या फिर आपको क्विक रिवीजन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है कि एक के सब्जेक्ट के जो आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। और बात कहें तो आपके एग्जाम में आप एक बार शॉर्ट इस सभी वीडियो को देख करके आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। और साथ ही इसका पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। सभी यूनिट वाइज पार्ट वाइज वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको चैनल पर भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। चैनल पर कैसे देखेंगे साथियों, आप यहाँ पे चैनल पे आप जा सकते हैं, सिविल मंत्रा भी चैनल सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे। तो साथियों, आप यहाँ पे आकर के हमारे चैनल पर आकर के सभी जो ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं जो भी हमने क्विक रिवीजन के लिए अपलोड किया है। साथियों, जब आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही यहाँ पे बात करें तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे जब भी आप चैनल का नाम सर्च करें तो आप यहाँ पे सिविल मंत्रा AA जरूर डालें, ताकि आपको पूरा चैनल हमारा पहले मिल जाए और आप इन सभी प्लेलिस्ट को देख पाएँ। साथ ही बहुत सारे प्लेलिस्ट अपलोड हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपके सभी सेमेस्टर जो आपके सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट हैं उनके प्लेलिस्ट अपलोड हो गए हैं। यदि कोई सब्जेक्ट छूटा हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। ऐसे साथ ही चलते हैं, हम शुरू करते हैं अपनी जो आज की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट साथियों पता ही हो गया आपको, रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग। साथियों, आप इसको RDAP भी बोल सकते हैं और आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं हमारे सब्जेक्ट को पाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आज का टॉपिक होने वाला साथियों वो हमारा होने वाला है पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द रूरल डेवलपमेंट। साथियों, ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 हमने बना दिया था, सॉरी यहाँ पे गलत टाइप हो गया है। तो हमारा पार्ट 2 वीडियो है, ये ध्यान दीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे रूरल डेवलपमेंट की कौन कौन सी पॉलिसीज और कौन कौन से प्रोग्राम गवर्नमेंट द्वारा चलाए जा रहे हैं, कौन कौन सी स्कीम चलाई जा रही हैं ताकि हमारा रूरल डेवलपमेंट हो पाए। ठीक है, तो आइए हम साथियों थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे आज की जो हमारा बात है वही मैं फिर बताऊंगा कि एन ओवरव्यू ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर रूरल डेवलपमेंट। साथियों, आप जानते हैं पॉलिसी मतलब कुछ नियम कानून जो होते हैं या फिर कुछ नियम क्या कुछ पॉलिसी बनाई गई हैं कि तक हमारे रूरल डेवलपमेंट हो पाए, या कुछ ऐसे प्रोग्राम रन किए जा रहे हैं क्या कि हमारे रूरल डेवलपमेंट हो पाए। जी हाँ साथियों, आजकल गांव में बहुत सारे रूरल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चल रहे हैं। यहाँ कहीं कि अलग अलग प्राइवेट एजेंसियाँ भी चला रखी हैं अपने लेवल पर, गवर्नमेंट द्वारा भी चलाए जा रखे हैं। लेकिन क्या उनको ये इन चीज़ों के बारे में उनको पता नहीं पता है, वो भी हम काम कर सकते हैं। बाकी हम आज बात करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमको क्या क्या पढ़ना है। तो साथियों, हम पहले बात करेंगे हम यहाँ पे एग्रीकल्चर बात करेंगे, सोशल सिक्योरिटी की बात करेंगे, और यहाँ पे जो उनका सोशल सिक्योरिटी हो गई, और यहाँ पे उनकी एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम बात करेंगे कि उनकी कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम चला रखी है। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्कीम लिए हैं एग्रीकल्चर फील्ड के लिए। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे गवर्नमेंट स्कीम्स इन एग्रीकल्चर फील्ड। एग्रीकल्चर में कौन कौन सी स्कीम है साथियों, ये आप नाम याद रखिएगा। क्या नाम याद रखना जरूरी है। जैसे यहाँ बोला गया नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, NMSA इसका शॉर्ट फॉर्म है। क्या बोला गया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सर सस्टेनेबल की फॉर्म बात तो आप जान ही गए होंगे, जो लंबे समय तक जिससे हम लंबे समय तक अर्निंग कर पाएँ, इस प्रकार से अगर खेती कर रहे हैं तो इस मिशन में उनकी बात की गई। अब बात करते हैं, बोला गया कि अगला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये भी आप सुने होंगे यदि आप गांव से बिलोंग करते हैं तो। PMFBY, ठीक है, PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसकी हम बात करेंगे, अभी डिटेल में साथियों बात करेंगे। अगला हमारा आता है साथियों यहाँ पे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये सिंचाई से रिलेटेड है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जिसको बोलते हैं PMKSY। ठीक है, PMKSY। फिर अगला हमारा आता है चौथा परंपरागत कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना जिसको बोलते हैं PKVY। और यहाँ पे अगला है फिर माइक्रो इरिगेशन फंड स्कीम, किसान क्रेडिट कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड, PM किसान सम्मान निधि योजना। साथ ही बहुत पॉपुलर है यहाँ पे करंट टाइम में। और यहाँ पे PM कुसुम। साथ ही यहाँ पे जिसके आगे मैंने टिक लगाया है, इन सभी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। थोड़ा डिटेल में बात करूँगा, यहाँ पे देख पाएंगे आप कि यहाँ पे मैंने बात करूँगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में डिटेल से, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में डिटेल से बात करूँगा, और बात करूँगा परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में, किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है साथियों, और किसान सम्मान निधि योजना। ये साथियों सभी एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं टॉपिक, एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम है, इसलिए हमको ये समझना जरूरी हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, हम चलते हैं थोड़ा सा आगे साथियों, यहाँ चलते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो लॉन्च किया गया हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी द्वारा, और इसका जो डेट थी साथियों 18 फरवरी 2016 में हमारी लॉन्च की गई। इसमें क्या किया, पहले क्या किया गया था, यहाँ पे 21 स्टेट में इम्प्लीमेंट किया गया था, वो भी खरीफ फसल के लिए 2016 में। क्या खरीफ फसल के 2016 में लॉन्च किया गया था।
साथियों खरीफ फसल आप जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता दूंगा। और साथ में उसके बाद यहाँ बोला गया फिर जबकि 23 स्टेट और 20 जो यूनिटरी टेरिटरीज हैं हैव इम्प्लीमेंटेड द स्कीम इन द रबी फसल के लिए भी यहाँ पे इन्होंने 2016-17 में इन्होंने इम्प्लीमेंट किया। मतलब कि लास्ट में खरीफ में तो जो स्टार्टिंग हुई 21 स्टेट्स हुई, लेकिन लास्ट में जब रबी का टाइम आया रबी फसल की तो यहाँ पे 2 स्टेट और जुड़ गए थे और साथ में 2 यूनिटरी टेरिटरी भी जुड़ चुके थे। तो आप थोड़ा सा ध्यान नहीं समझ नहीं पा रहे हो खरीफ फसल क्या होती है, रबी फसल क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो आप देख पा रहे हो खरीफ क्रॉप क्या होती है, जैसे धान वाला समय हो गया, मेज, बाजरा, ज्वार, जो इन टाइम जो इस समय मैं कहें जो ठंडियों में, ठीक है, जो सर्द ऋतु में आपके फसल होते हैं उनको हम बोल सकते हैं हमारे क्या होते हैं खरीफ क्रॉप। अगर इनकी बुआई कहें साथियों तो यहाँ पे आपको जुलाई से अगस्त में इनकी रोपाई होती है और साथ में आपको दिसंबर या जनवरी में इनकी कटाई होती है। तो ये सारे जो फसल होते हैं वो खरीफ की फसल होते हैं। फिर इसके बाद जो फसल आती है वो रबी की फसल होती है। गेहूँ हो गया, हमारा जव हो गया, यहाँ पे मटर हो गई और ये ग्राम यहाँ पे साथियों ये भी एक पेड़ है, ठीक है। तो इन सभी का जो टाइम होता है वो आता है हमारा रबी फसल में ये आते हैं, ठीक। उम्मीद करता हूँ आप समझ में आ गया होगा। आइए हम बात करते हैं आगे। तो यहाँ चीज़ ये बोला गया कि अप्रॉक्सीमेटली 3.7 करोड़ किसान इस योजना के तहत इंश्योर किए गए, किसमें, खरीफ 2016 में। और किसके लिए, 307 करोड़ हेक्टेयर लैंड के लिए, ठीक है। मतलब कि ये 3.7 करोड़ हेक्टेयर लैंड में ये चीज़ें क्या की गई, लॉन्च की गई, इम्प्लीमेंट की गई, कब, खरीफ 2016 में ही। एट द रेट ऑफ 16,212 करोड़ फॉर द सम ऑफ इंश्योर्ड ऑफ रेट, जो टोटल सम था जिन्होंने लॉन्च किया था उसमें जिन्होंने टोटल इतना बोलते नहीं कि इतना हमने फंड किया, इतना स्कीम चला, स्कीम जो लॉन्च के समय जो स्कीम थी इतने की थी, इसमें से इन्होंने इतना खरीफ 2016 में ही इनको सेक्शन कर दिया गया। एज पर फिगर अवेलेबल 13 मतलब कि 31 मार्च 2017, मतलब कि यहाँ से इतने दिन स्टार्ट हुआ, लगभग एक साल में, यहाँ के लगभग एक साल, ज़्यादा नहीं, एक साल में हमने इतने किसानों को इतना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, ठीक है, इस योजना के तहत। अच्छा, इसमें ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे ये हमको ध्यान देना है। तो इसमें पहला ऑब्जेक्टिव क्या था कि सपोर्टिंग सस्टेनेबल प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर सेक्टर बाय वे द प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर्स सफरिंग क्रॉप लॉस डैमेज अराइजिंग आउट ऑफ द अनफोर्सिन इवेंट्स। होता क्या साथियों, कभी कभी जो हमारी फसल होती है किसानों की वो डैमेज हो जाती है, कई सारे रोग लग जाते हैं, कभी क्या होता है सूखा, पानी ज़्यादा हो जाता है, उसके कारण भी हमारी जो फसल होती है वो डैमेज हो जाती हैं। तो उनके लिए ये हमारा जो था, उनके लिए ये योजना लाई गई थी ताकि वो एक सस्टेनेबल प्रोडक्शन कर पाएँ एग्रीकल्चर में। एक्चुअली होता क्या है कि मान लीजिए इस बार कभी फसल बर्बाद हो गई तो जो किसानों का जो मोटिवेशन होता है वो कमज़ोर हो जाता है, तो अगली बार हो सकता है वो फार्मिंग ना करें, किसी और चीज़ में लैंड को यूज कर लें, तो फार्मिंग कम हो जाएगी साथियों। तो जो हमारा डेली लाइफ की जो हमारी भोजन है वो कहाँ से मिलेंगे, इसलिए यहाँ पे लगाया होता है कि हमको सस्टेनेबल प्रोडक्शन जरूरी है कि जो हमारे किसान हैं वो अनाजों का उत्पादन करते रहें, ठीक है। तो हमारा पहला था स्टेबलाइजिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स टू एंश्योर देयर कंटिन्यूस इन फार्मिंग। साथ में उनकी जो फार्मर की इनकम है उसको भी स्टेबल करना था। जैसे फसल तो डैमेज होगी तो उसमें उनकी तो फसल की बिक्री नहीं होगी, तो उनकी इनकम क्या होगा, इनकम नहीं रहेगी तो फिर वो फार्मिंग नहीं करेंगे। तो वही बात फिर आती है, इससे क्या हुआ कि जो फार्मर थे अपनी फार्मिंग को भी कंटिन्यू करेंगे और जो इनकी इनकम है थोड़ी सी स्टेबलाइज हो जाएगी, क्योंकि पता है कि ये भी योजना चल रही है, अगर हमारे फसल को कुछ हुआ तो हमारे हमको पैसे मिलेंगे, ठीक है। साथ में इंकरेजिंग फार्मर्स टू अडॉप्ट द इनोवेटिव एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। जी हाँ साथियों, बहुत सारे किसान जो भी पुराने ढर्रे पर कहें पुराने तरीकों पर ही खेती कर रहे हैं, उनके अनाज उत्पादन कम होते हैं या फिर खर्चा ज़्यादा लग जाता है, तो ऐसा बोला गया कि वहाँ पे इंकरेज करते हैं किसानों के स्कीम के द्वारा कि वो थोड़ा सा जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, जो इनोवेटिव मॉडर्न एग्रीकल्चर स्कीम्स हैं, जो टेक्नोलॉजी है, उनको लेकर के अपने फसल को उगाएं। ये इस बीमा योजना के तहत किया गया। साथ में बोला गया इंश्योरिंग द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू एग्रीकल्चर सेक्टर विच विल कंट्रीब्यूट द फूड सिक्योरिटी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इनहेंस द ग्रोथ ऑफ competitiveness of agriculture sector besides the protecting farmer from the production risks। मतलब कि यहाँ पे ये चीज़ भी हो गया कि उनका जो फ्लो ऑफ क्रेडिट था एग्रीकल्चर सेक्टर में कि वो हमारा फ्लो बना रहे, ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर में फिर हमारा कुछ काम धंधा बंद हो जाए, ऐसा नहीं है। इसलिए यहाँ फ्लो ऑफ क्रेडिट मतलब ये होता है कि वहाँ पे लेन देन होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में भी, जो कम किसमें कंट्रीब्यूट करेगी, हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारे लिए अनाज उत्पादन करेगी नहीं, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड इनहांसिंग द ग्रोथ ऑफ द कम्पिटिटिव ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर में जो सेक्टर जो हैं, जो आइडिया आ रहे हैं या फिर कहें जो नए तरीके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उनमें भी कंपिटिटिवनेस को थोड़ा ग्रोथ हो, कंपटीशन बढ़ेगा साथियों, चीज़ें सस्ती होंगी। कौन सी चीज़ें, जैसे इक्विपमेंट हुआ, फार्मिंग इक्विपमेंट हुआ, जो टेक्नोलॉजी वो थोड़ी सस्ती होंगी ना,
ताकि लोग उसको एब्जॉर्ब कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ इसमें बात की गई थी। अगर हम थोड़ा सा बात करें तो यहाँ मैंने बात कर ही चुका, तो इसमें कौन कौन से क्रॉप्स लिए गए थे, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ फूड क्रॉप जैसे हो गए सीरियल्स, मिलेट्स एंड पल्स, दाल हो गई, ऑयल सीड हो गए, एनुअल कमर्शियल एंड एनुअल हार्टिकल्चरल क्रॉप्स, यहाँ पे हार्टिकल्चरल को भी लिया गया था, ठीक है। उन्हें बोला इन एडिशन फॉर पेरेनियल क्रॉप्स, यह क्या होता है साथियों, जो साल भर या 2 साल में सिर्फ एक बार बोई जाती हैं और पूरे साल खेत में पड़ी रहती हैं, उनके लिए बोला गया। पायलट्स फॉर द कवरेज कैन बी टेकन फॉर दोज पेरेनियल हार्टिकल्चर क्रॉप्स फॉर विच स्टैंडर्ड मेथोलॉजी फॉर यील्ड एस्टिमेशन इज अवेलेबल। वहाँ पे बोला गया जिनके लिए स्टैंडर्ड मेथोलॉजी अवेलेबल थी उनके लिए भी इसमें क्रॉप को उनको भी कवरेज दिया गया, मतलब कि इस योजना के लिए इन सभी फसलों को लिया गया। अगर इनमें फसल आपने लगाया है, कोई नुकसान होती है, तो आपको इस स्कीम के तहत आपका जो अमाउंट है, जो गवर्नमेंट द्वारा स्कीम है, उसके द्वारा आपको लाभ दिया जाएगा। अब थोड़ा साथियों आगे बात करते हैं, तो अगली योजना आती है हमारी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। जैसा तो क्या बात आ गई, सिंचाई योजना, मतलब कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंचाई की बात करेंगे। इसको शॉर्ट में बोलते हैं PMKSY। इसको कब लॉन्च किया गया, 1 जुलाई 2015 को। और यहाँ पे इसका जो मोटो था वो था यहाँ पे हर खेत को पानी, हर खेत को पानी, मतलब कि जितने भी खेत हैं, जितने भी एग्रीकल्चर हैं, जितने फार्मर्स हैं, सभी की खेतों तक पानी पहुँचना चाहिए, ठीक है। या वहाँ फिर बोला गया द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड टू एक्सप्लेन द कल्टिवेटेड एरिया विथ एश्योर्ड इरिगेशन, रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर एंड इम्प्रूव द वाटर यूज इफिशियंसी। 3 चीज़ें बात की साथियों। क्या, पहले तो यहाँ बोला गया कि इन्होंने क्या किया कि पहले इरिगेशन को एश्योर्ड किया, मतलब कि यहाँ पे पानी आपको मिलेगा, कि पानी की कमी नहीं होगी। जब किसान एश्योर्ड होंगे, आश्वस्त रहेंगे कि हाँ हमको पानी मिलेगा हर फसल में, तभी वो फसल को लगाएंगे। वरना ऐसी फसल लगाएंगे कि जो पानी कम मांगती हो, जिसमें जो पानी कम मांगते हैं हो सकता है उसकी प्रचुरता हो जाएगी, लेकिन जो जिनको वो सिर्फ एक स्पेसिफिक क्रॉप ही उस एरिया में उगाई जा पाएगी। तो ऐसा नहीं है, हमको हर प्रकार के जो क्रॉप्स हैं उनको उगाना है, इसलिए हमको नियमित हमको सिंचाई भी चाहिए। रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर, हमको ऐसा बात किया गया कि यहाँ पे जो वेस्टेज ऑफ वाटर है वो उसको भी कम करना है, और साथ में इम्प्रूव वाटर यूज एफिशिएंसी, हमको मतलब कि कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा खेत की सिंचाई करनी है। इसको जितने भी कल्टिवेटेड एरिया थे उन तक एक्सपेंड किया गया। यहाँ बोला गया, आगे बोला गया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना नॉट ओनली फोकस द क्रिएटिंग द सोर्सेस ऑफ एश्योर्ड इरिगेशन बट आल्सो क्रिएटिंग द प्रोटेक्टिव इरिगेशन बाय इंक्रीजिंग रेन वाटर एट माइक्रो लेवल। मतलब कि हमने क्या किया, माइक्रो लेवल पर जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग थी उसको भी हमने प्रोटेक्ट किया, मतलब कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी हमने किया, ठीक है। किसमें, माइक्रो लेवल पर। जैसे यहाँ पर एक और किसान बोला गया जल संचय जल सिंचन, मतलब कि यहाँ पे एक और आपको आ गया, एक मिल गया कोटेशन, जल संचय, मतलब कि अगर हम जल को संचय करेंगे, इकट्ठा करेंगे, तभी हम जल से सिंचाई कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या माइक्रो लेवल का था, इसलिए यहाँ पे एक और कोटेशन आ गया, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब कि हमको ये हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हर एक बूंद में अधिक से अधिक फसल को ले पाएँ। ये हमारे मोटो थे, हमारी कुछ कोटेशन थी जो इसके द्वारा लाई गई, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि PMKSY विल बी सुपरवाइज्ड बाय द इंटरमिनिस्ट्रियल नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, NCS विल बी कंस्टिट्यूट अंडर द चेयरमैन ऑफ प्राइम मिनिस्टर विद द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री। मतलब कि यहाँ बोला गया कि ये डायरेक्ट किसके अंडर में रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर के चेयरमैन के अंडर रहेंगे, जो हमारी कमेटी गठित की गई थी, ठीक है। ये भी एक कमेटी गठित की गई। एक कमेटी और गठित की गई, कौन सी, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, ठीक है, जिसके चेयरमैन कौन होंगे, वाइस चेयरमैन कौन होंगे, नीति आयोग टू ओवरसीज, मतलब कि नीति आयोग के थे, किसके लिए, टू ओवरसीज द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, कि हमारा प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, दोनों जो अलग अलग मिनिस्ट्रियल हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सब लेवल पे, स्टेट लेवल पे, तो उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है उनको मेंटेन रखना। मॉनिटरिंग एंड परफॉर्मिंग असेसमेंट, उनको असेसमेंट का जो मॉनिटर करना, सारी चीज़ को, परफॉर्मेंस को देखना। एड्रेसिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इशू, यदि कोई प्रशासनिक कोई इशू आता है तो उसको भी यहाँ पे ध्यान देना, उसको भी एड्रेस करना। इसलिए यहाँ पे 2 चीज़ बताई, दो कमेटी बनाई गई थी, कौन कौन सी, यहाँ ध्यान दे सकते हैं, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी और यहाँ पे नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, ठीक है। इसका चेयरमैन देख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर, देखिए यहाँ पे अंडर द चेयरमैन ऑफ प्राइम मिनिस्टर यहाँ बोला गया, और यहाँ पे आगे बोला गया वाइस चेयरमैन, ठीक है, एक यहाँ पे नीति आयोग के, इनके अंडर में ये वर्क करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ बोला गया
28.5 लाख हेक्टेयर्स विल बी इरिगेटेड अंडर द प्रधानमंत्री कृषि, मतलब कि यहाँ जब स्कीम लॉन्च किया गया तो बोला गया कि 28.5 लाख हेक्टेयर्स क्या होंगे, खेतों की सिंचाई होगी इस स्कीम के अंदर। ठीक है, यहाँ मतलब 89 इरिगेशन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेड अंडर द AIBP, मतलब कि कुछ और था उसके अंदर 89 प्रोजेक्ट और लाए गए ताकि इस स्कीम को सक्सेसफुल किया जाए। और यहाँ बोला गया लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड विल बी क्रिएटेड इन द नाबार्ड विद एन इनिशियल कॉर्पस आज ऑफ अबाउट द 20,000 करोड़, मतलब कि जो जिसके लिए फंड दिया गया पहला फंड कितना था, लगभग 20,000 करोड़ का। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो इस प्रकार से हमारी क्या होती है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाई गई। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे वो भी ध्यान देते हैं। तो यहाँ पहले था अचीव कन्वर्जेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन एट द फील्ड लेवल, हमको फील्ड लेवल पे जो इसका अचीवमेंट था वो हमको लाना था। यहाँ बोला गया प्रिपरेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड इफ रिक्वायर्ड द सब डिस्ट्रिक्ट लेवल वाटर यूज प्लान, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमको इस वाटर का प्लान जो प्लान था उसको यूज करना है। ठीक है, उसके बाद बोला गया इनहेंस द फिजिकल एक्सेस ऑफ वाटर ऑन द फार्म, फिजिकल एक्सेस ऑफ वाटर ऑन द फार्म, मतलब कि हम करो लोग क्या करें, ऐसा नहीं कि ट्यूबवेल लगा रहे हैं, पंप लगा रहे हैं, खेत के बगल है तब भी, मतलब कि वहाँ फिजिकली वो खेतों तक पहुँच पाए पानी, इसकी एक्सेस होनी चाहिए। और एक्सपेंड कल्टिवेबल एरिया अंडर एश्योर्ड इरिगेशन, मतलब जहाँ तक पानी जा रहा है वहाँ पे हम करें कि सारे खेतों की अब सिंचाई हो रही है तो वहाँ पे खेतों को कल्टिवेटेड भी किया जाए, मतलब कि उनको जुताई भी किया जाए, उसमें फसल भी उगाया जाए, मतलब कि यहाँ बोला गया हर खेत को पानी यहाँ पे हमारा सिद्ध होता है। फिर यहाँ बोला गया इरिगेशन ऑफ वाटर रिसोर्स से जो है डिस्ट्रीब्यूशन है इसका एफिशिएंट रूप से यूज हो टू मेक द बेस्ट यूज वाटर थ्रू द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड प्रैक्टिसेस, मतलब कि सारी चीज़ें मैं बात किया था अभी वही सारी चीज़ें हैं। इस प्रकार से आप देख पाएंगे सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं कि वाटर को, मतलब कि यह बोला गया ना वन ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब कि एक बूंद से हम जितना हो पाए उतनी अधिक फसल को उगा पाएँ, तो आप समझ सकते हैं किस किस प्रकार को पानी बचा सकते हैं। देखिए यहाँ बोला गया ना इनहेंस द एडाप्शन ऑफ द प्रिसीजन इरिगेशन एंड अदर वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी, जितने भी वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी हैं उनको अडाप्ट कर करके हम क्या करें, पानी की कीमत को बढ़ाएं, मतलब उसकी प्रिसीजन को अडाप्ट करें, वही बोला गया मोर क्रॉप पर ड्रॉप। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके ऑब्जेक्टिव थे कुछ, इसके स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, बाकी तो मैं जो मेन था उसको मैं बता दिया, क्योंकि लिखा बहुत सारा चीज़ है साथियों, ये तो मैं जानते हो आप कहीं से नेट से लाया कभी वेस्ट करते, लेकिन जो मेन चीज़ था वो मैं आपको बता दिया। अब थोड़ा सा चलते हैं अगली योजना के अनुसार। हमारी जो थी हमने बात करें अभी एग्रीकल्चर में, बात करें एग्रीकल्चर में जो गांव का महत्वपूर्ण स्रोत है, इंपॉर्टेंट सोर्स है इनकम का। ठीक है, उसकी हम बात करें तो परंपरागत कृषि सिंचाई योजना, परंपरागत जानते साथियों जो हमारे पुराने टाइम से चले आ रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए उसके भी विकास के लिए हमारी योजना एक आई है। क्या देखिए यहाँ पे परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY, इसमें क्या किया गया, इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम विच इनकरेज द फार्मर्स, मतलब ट्रेडिशनल रूप से और ऑर्गेनिक फार्मिंग, भारत में ट्रेडिशनल और पारंपरिक और ऑर्गेनिक खेती करने के लिए किसानों को प्रेरित किया गया, उनको इनकरेज किया गया। ठीक है, इसके लिए लगभग यहाँ पे बोला गया कि पर हेक्टेयर हर 3 साल पर ऑर्गेनिक इनपुट, जैसे यहाँ बोला गया मतलब कि हर 3 साल पर 1 हेक्टेयर के लिए 50,000 रुपये अनुदानित किए गए, मतलब कि वहाँ पे सेक्शन किए गए। उसमें होता क्या क्या, जैसे ऑर्गेनिक इनपुट्स हो गए, सर्टिफिकेशन आपको मिलेगी, लेबलिंग, ताकि उसकी लेबलिंग कर पाएँ। ठीक है, पैकेजिंग कर पाएँ, जो प्रोडक्ट आप बना पा रहे हैं उसकी ट्रांसलेशन कर पाएँ, उसकी मार्केटिंग भी कर पाएँ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की। ठीक है, इसलिए इसके लिए आपको 50,000 पर हेक्टेयर के रूप में 3 साल के लिए दिया जाता था। ठीक है, द स्कीम फोकस्ड ऑन द रिड्यूसिंग ऑल द इल इफेक्ट, मतलब जो उसके नुकसान थे, क्योंकि हम बहुत सारे केमिकल रासायनिक चीज़ें यूज कर रहे थे, केमिकल प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, जैसे हमारे फर्टिलाइजर्स हो गए, एग्रोकेमिकल्स मतलब कि जो दवाइयाँ छिड़काव होती हैं उनको रोकना, उनकी बीमारियों को रोकना, बाय प्रमोटिंग द ऑर्गेनिक मैन्योर, मतलब कि जो ऑर्गेनिक खाद थी उनको हम क्या करें, प्रमोट करें, साथ में जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं उनको प्रमोट करें, और जो बायो पेस्टिसाइड हैं उनको प्रमोट करके जो खेतों की जो कहें जो हमारे नुकसान देने वाली इफेक्ट थी जो हम फर्टिलाइजर से या फिर एग्रोकेमिकल यूज करके ले रहे थे उसको कम करना, और इन सभी चीज़ों को बायो फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रेफर करना, प्रमोट करना था। ठीक है, और यहाँ पे क्या करा, अगर हम इन चीज़ों को करेंगे तो ये क्या करेंगे, हमारी सॉइल की उपजाऊपन जो फर्टिलिटी उसको बढ़ाएंगे और इम्प्रूविंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि उसमें क्या होगा जो हमारे ऑर्गेनिक कार्बन है वो बढ़ेंगे। ठीक है, जिस कारण हमारी जो फैसिलिटी है, साथ ही यहाँ लोग बोला गया विच रिजल्ट द इनहेंसिंग मॉइस्चर होल्डिंग फैसिलिटी इन द फील्ड टू, इसमें क्या होगा
कि जो उसमें पोर्सिटी आ जाएगी। समझिए थोड़ा सा आप यदि स्टूडेंट को पोर्सिटी समझते हो मतलब कि उसमें पोर्सिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, उसमें वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, मतलब कि खेत की सिंचाई के लिए कम पानी की आवश्यकता होगी। तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ बोला गया कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज करें। ठीक है, तो बोला गया ना 3.5 लाख वर्थ ऑफ द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सोल्ड बाय फार्मर्स ऑन जैविक खेती पोर्टल। उसमें क्या हुआ, जैविक खेती पोर्टल पर लगभग 3.5 लाख की कीमत के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यहाँ पे किसानों द्वारा बेचे गए थे। 6 लाख हेक्टेयर एरिया कवर्ड अंडर द ऑर्गेनिक फार्मिंग, और इसके उधर हमारे क्या हुआ, लगभग 6 लाख हेक्टेयर के एरिया जो था वो हमारे उन्होंने क्या कहा कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। ठीक है, और एडिशनल 25 लाख प्लानिंग की प्लांट हुआ, मतलब 25 लाख हेक्टेयर का प्लांट हुआ कि ये भी अब यहाँ पे इन एरिया में भी ऑर्गेनिक खेती होगी। तो यहाँ पे एक योजना ये आ जाती है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं साथियों, थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा मैं जानता हूँ, क्योंकि आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपको 2 दिन पहले वीडियो मिला है। यहाँ देखिए किसान क्रेडिट कार्ड, ये साथियों बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको हर किसान के पास ये है, जिस किसान को कहें ना क्रेडिट कार्ड जैसे हम लोग के लिए होता है वैसे किसान के लिए ये क्रेडिट कार्ड था। और खुशी की बात ये होगी साथियों, ये 1998 से ही यहाँ पे लॉन्च किया गया है, तभी से ये हमारे किसानों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, किसके लिए, ताकि एग्रीकल्चर जो हमारे एक्सपेंडिचर आते हैं, जो किसान क्या होता है बुआई के समय उनके पास पैसा नहीं होता है, तो वो इससे क्रेडिट कार्ड का यूज करके बुआई के लिए पैसा ले लिए, अपनी फार्मिंग किए, जब फसल को बेचते हैं तो क्या फसल मिलता है, पैसा मिलता है, उसकी भरपाई कर देते हैं। इसलिए यहाँ पे उनको ये भी क्रेडिट कार्ड दिया गया। हम लोग तो आज क्रेडिट कार्ड यूज करें, लेकिन किसान कभी से यूज कर रहे हैं। ठीक है, किसान द्वारा उनको स्कीम बना दिया गया। यहाँ पे क्या हुआ देखिए, अंडर द स्कीम, इसमें क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड द फार्म क्रेडिट, मतलब किसान क्रेडिट यहाँ पे दिया गया एट एवरी सब्सिडाइज रेट ऑफ 4% पर एनम, मतलब कि उनका जो रेट था किस आपको अब आप जब लोन लेते लगभग 6%, 8%, 10% तक लगता है, लेकिन किसानों के लिए छूट के सिर्फ मतलब सिर्फ 4% का यहाँ पे ब्याज लगता था। जो सब्सिडाइज रेट था सिर्फ 4% था। और यहाँ पे क्या हुआ 2019 में, ये सिर्फ किसान के लिए नहीं, पहले क्या था सिर्फ किसान के लिए था, लेकिन 2019 के बाद इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड किया गया, इसको बढ़ा करके क्या किया गया, एनिमल हस्बेंड्री के लिए, डेयरी और जो फिशर्स फार्मर्स थे उनके लिए भी ये लागू कर दिया गया कि अब वो भी इस कार्ड का लाभ उठा पाएंगे। और साथ में इसका जो लिमिट था उसको बढ़ा दिया गया, वो क्या कर दिया गया, पहले 1 लाख था, फिर उसके बाद बढ़ा करके 1.6 लाख कर दिया गया। ठीक है, ये हमारे फायदे थे। और इसके बाद बोला गया जब आज आत्मनिर्भर भारत पैकेज आया, द सेंटर हैज अनाउंस्ड द कवर ऑफ 2.5 करोड़ फार्मर्स अंडर द केसीसी स्कीम। फिर उन्होंने बोला कि लगभग 2.5 करोड़ किसानों को ये केसीसी स्कीम देना है। ठीक है, केसीसी स्कीम उन 2.5 करोड़ किसानों तक पहुंचाना है, और साथ में इनकी जो क्रेडिट है वो बूस्ट करके 2 लाख करोड़, मतलब कि जो 2 लाख करोड़ थ्रू द इक्सल ड्राइव, मतलब कि बढ़ के 2 लाख करोड़ कर दिया, कि ताकि इन सभी तक ये पैसा पहुंच पाए। एज द रिजल्ट क्या आया कि अक्टूबर 19 2020 तक अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डाटा, जो डाटा मिला वो बोला कि द पैकेज है डिसबर्ड रुपीज 1.35 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ में 1.35 लाख करोड़, लगभग 1.5 करोड़ किसानों के दूर तक पहुंच चुका था, उनको वितरित किया जा चुका था। मतलब कि लगभग कहें कि आधे से ज़्यादा, लगभग थोड़ा बहुत 75% से ज़्यादा किसान इसका लाभ उठा पाए थे। ठीक है, जो रुपीज़ यहाँ पे सेक्शन हुए थे, यहाँ बोल सकते हैं, यहाँ पे देखिए 2 लाख यहाँ पे आया था। 1.2 करोड़ केसीसी हैव बीन सेक्शन विद द क्रेडिट कार्ड ऑफ द लिमिट 1.1 लाख 2065 करोड़। ठीक है, ये चीज़ बात की गई थी। तो उम्मीद करिएगा आपको समझ में आ गया किसान क्रेडिट कार्ड का क्या फ़ायदा है। जैसे हम लोग कहीं पे EMI पे लेते सामान, तो अब क्या करेंगे, वही चीज़ से कम कीमत पर भी किसान उठा पाएंगे अपने जो किसान के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, भले सिर्फ ट्रैक्टर भी लेना हुआ, तो कुछ और चीज़ लेना हुआ, कोई सामान इक्विपमेंट लेना हुआ किसान के लिए, तो भी आप बिना सोचे वो ले पाएंगे, और उनको पता है कि मैं इसको चुका दूंगा जब हमारी फसल बिकेगी तब। बिल्कुल आसान सा चीज़ था। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते साथियों, फिर ये भी किसान के लिए है, PM किसान सम्मान निधि योजना। ये बहुत बढ़िया चीज़ है, आपको पता होगा जब PM मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था। तो ये बात करते हैं इसकी क्या है। यहाँ बोला गया है कि लॉन्च ऑन द 24 फरवरी 2019 PM किसान सम्मान निधि योजना मेक ट्रांसफरिंग द ₹6,000 पर एनम डायरेक्टली टू द फार्मर्स बैंक। इसमें क्या होगा कि 6,000 रुपये हर साल डायरेक्ट किसान के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे, और ये 3 इंस्टॉलमेंट में होगा, मतलब कि एक बार में 2,000 रुपये, मतलब कि आपको 12 मंथ होते हैं ना एक साल में, तो उनको कितना देना था 6,000, तो 2,000 4 महीने पे, हर 4 महीने पे आपको 2,000 रुपये मिल रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे बोला गया। ठीक है, द स्कीम सप्लीमेंट द फाइनेंशियल नीड ऑफ द स्मॉल एंड
मार्जिनल फार्मर्स इन बाइंग फार्म इनपुट्स एंड अदर एग्रीकल्चरल एक्सपेंसेस। तो इसमें क्या होगा साथियों कि जो ये पैसे मिल रहे हैं इसमें क्या करेंगे, जो किसान हैं वो जो छोटे मोटे किसान हैं वो क्या करेंगे, अपने जो फार्मिंग इनपुट्स हैं, जो हमको सामान किसान के लिए खेती के लिए सामान यूज होता है या फिर जो खर्च होते हैं उनको, उनमें हम इन पैसों को यूज कर पाएंगे। द स्कीम एम्स टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स फ्रॉम फॉलिंग द इन विकिशियस ट्रैप्स ऑफ द लोकल मनी लेंडर्स एंड द इंश्योर देयर कंटिन्यूस इन द फार्मिंग एक्टिविटीज। क्या होता था साथियों, यदि इसलिए पैसा दिया गया ताकि वो जो जमींदार हैं गांव के, जो लोकल जमींदार हैं उनसे पैसे ना लें, क्योंकि क्या होता है वो उनसे पैसे ले करके क्या होते हैं फिर फार्मिंग उनकी, फिर जो जमींदार पैसे ले मांगते हैं, बाद टाइम पे पैसे मांगते हैं, तो क्या होता है बहुत सारे किसान सुसाइड तक भी कर लेते हैं। उसी के लिए यहाँ पे उन्होंने ये स्कीम लाया ताकि किसान बिना किसी बाधा के, बिना किसी हिंड्रेंस के वो क्या करें, अपनी फार्मिंग को कंटिन्यू कर पाएँ। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे था। बाकी सारी चीज़ साथ ही यहाँ पे दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। बाकी मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे दिया, उम्मीद करता हूँ में तो लिख ही पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम। उनको कैसी सिक्योरिटी मिली, सोशल सिक्योरिटी कौन कौन सी, सोशल सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम चलाए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक पहुँच आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए होंगे और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे और एक लाइक तो ठोक ही दिए होंगे, क्योंकि वीडियो तो आपको अच्छा लग रहा होगा। इतना क्लियर कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, अब यहाँ बोला गया कि यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम फॉर ऑल इंडियन, यहाँ पे इसके लिए भी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या हुआ, 3 एम्बिशियस जन सुरक्षा स्कीम, क्या हुआ, जन सुरक्षा स्कीम और सोशल सिक्योरिटी स्कीम पर्टेनिंग द इंश्योरेंस एंड पेंशन सेक्टर वर अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट इन द बजट ऑफ 2015 एंड 16। 2015-16 में क्या हुआ कि उसके लिए यहाँ पे जन सुरक्षा स्कीम भी लाया गया। ठीक है, जिसको हम सोशल सिक्योरिटी स्कीम बोलते हैं। इसमें क्या हुआ, द स्कीम वर लॉन्च ऑन द 9 मई 2015। 9 मई 2015 को ही हमारा जो है ये स्कीम लॉन्च किया गया। क्या, क्यों लॉन्च किया गया, यहाँ बोला गया प्रोवाइडिंग द लाइफ एक्सीडेंट रिस्क इंश्योरेंस, मतलब कि लाइफ और एक्सीडेंट, मतलब कि आपकी कोई मृत्यु हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका इंश्योरेंस यहाँ पे उसके रिस्क उसको शो करने, उसको रिस्क को इंश्योर करने के लिए यहाँ पे जिसको बोलते हैं इंश्योरेंस, तो यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया क्या, ये सुरक्षा लाई एंड सोशल सिक्योरिटी एट वेरी अफोर्डेबल कास्ट नेमली, मतलब कि यहाँ पे जो स्कीम लाई गई थी उसका नाम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और अटल पेंशन योजना, ये 3 योजनाएं हैं जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। अब आप इसको समझेंगे ना, बहुत कहेंगे बिल्कुल अच्छा है, अभी तक आप भी कमा रहे होंगे, कुछ भी आ रहा होगा आपके घर में भी, सोचेंगे आप भी जाएंगे घर को बताएंगे कि ये स्कीम लिया गया नहीं लिया गया, क्योंकि बहुत सस्ते में आपको यहाँ पे इंश्योरेंस कवर कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पहले बात करते हैं हम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये किस एज ग्रुप के लिए अवेलेबल है, जो 18 से 70 साल के लोग हैं, जो पीपल हैं उनके लिए है। ईयर्स विथ अ बैंक, या फिर वो बैंक के साथ या फिर पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस अकाउंट है उनके साथ इस योजना को ज्वाइन कर सकते हैं। यार इनेबल ऑटो डेबिट, क्या होगा कि आपको कुछ पैसा ऑटोमेटिक आपके खाते से कट जाएंगे। ठीक है, वो बताया जाएगा अभी, आप जाएंगे तो बात करेंगे तो इसके बारे में पता चल जाएगा कि आपको कितने की स्कीम करवाना चाहिए। वो एज के हिसाब से आपका अलग अलग हो सकता है। ठीक है, बिफोर द 31 मई ऑफ द कवरेज पीरियड, 1 जून टू 31 मई, यहाँ बोला गया जो 31 मई से पहले आपका बैलेंस वो कट जाएगा। ठीक, कवरेज पीरियड का। और 1 जून से 31 मई तक ऑन एनुअल रिन्यूअल बेसिस, यहाँ पे मतलब कि और 1 जून से 31 मई तक क्या होगा, ऑटोमेटिक रिन्यूअल हो जाएगा। और इसके लिए क्या किया, बोला गया कि जो आपका आधार कार्ड है वो प्राइमरी केवाईसी होगा। ठीक, उसके ज़्यादा अधिकतर कुछ नहीं लगेगा। आप बैंक अकाउंट में बैंक के पास जाएंगे, बैंक अकाउंट को खोलने के लिए सिर्फ आप केवाईसी के लिए आधार कार्ड देंगे और आपका खाता खुल जाएगा। ठीक है, और यहाँ बोला गया द रिस्क कवरेज अंडर द स्कीम इज 2 लाख फॉर द एक्सीडेंटल डेथ। यदि इसके लिए क्या हुआ कि यदि आप इस स्कीम में आए हैं, इस स्कीम का फायदा ले रहे हैं, तो क्या होगा, आपको एक्सीडेंटल डेथ, किसी अचानक एक्सीडेंट होने का डेथ हो जाती है तो आपको 2 लाख का यहाँ पे कवरेज दिया जाएगा। यदि आप पूरी तरह से अपाहिज हो जाते हैं तो आपको, या फिर आधे मतलब कि आंशिक रूप से अपाहिज होते हैं तो आपको 1 लाख रुपए का कवरेज दिया जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम तो चले गए लेकिन आप हमने परिवार के लिए कुछ कर दिया, 2 लाख उनको मिल जाएंगे। ठीक है, और यदि हम अपंग हो गए तब भी हमको 1 लाख का कवरेज दिया जाएगा इस स्कीम के अंदर। अब करना क्या था, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ बोला गया द प्रीमियम ऑफ 12 रुपीज पर एनम इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द अकाउंट होल्डर्स बैंक और पोस्ट ऑफिस अकाउंट थ्रू द ऑटो डेबिट फैसिलिटी इन वन इंस्टॉलमेंट। हर साल में सिर्फ 12 रुपए कटेंगे। कितने साल में? सिर्फ 12 रुपए, वो भी आपको जमा नहीं करने, ऑटोमेटिक वो कट जाएंगे। जब आप साइन करेंगे, स्कीम को लेंगे तो ऑटोमेटिक आपके खाते से 12 रुपए कट जाएंगे हर साल और आप इसके लिए अप्लाई हो जाएंगे।
तो यहाँ बोला गया द स्कीम इज बीइंग ऑफर्ड बाय पब्लिक, यहाँ पे पब्लिक के लिए, पूरे सभी पब्लिक के लिए यूज किया गया, चाहे जो भी हो। यहाँ ऐसा नहीं है कि आप पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, आपको ये कैटेगरी में होना चाहिए, आपकी कास्ट ये होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, सभी के लिए अवेलेबल है। और आगे बोला गया द सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी, कई सारे कंपनीज भी चल रही हैं, और एनी अदर जनरल इंश्योरेंस कंपनी हु आर ऑफरिंग द प्रोडक्ट ऑन सिमिलर टर्म्स विद नेसेसिटी अप्रूवल एंड टाई अप विद द बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिस फॉर दिस पर्पज। ये जरूर नहीं है कि गवर्नमेंट द्वारा आप किसी भी जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं या फिर प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी इस स्कीम के द्वारा आपके पैसे ले सकती हैं। और साथ में क्या हुआ कि लेकिन उनको अप्रूवल लेना पड़ेगा, जो बैंक है या फिर जो पोस्ट ऑफिस अकाउंट है इन पर्पज उनसे अप्रूवल लेकर के वो भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप देखते हैं हर बैंक में आप जाएंगे तो पोस्टर मिल जाएगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का, आपको यहाँ पे पूरी स्कीम वहाँ पे टंगी हुई दिख जाएगी। और यहाँ बोला गया फायदा क्या हुआ, यहाँ बोला गया 31 मार्च 2019, ठीक है 31 मार्च 2019 द ग्रॉस एनरोलमेंट बाय द बैंक्स एंड सब्जेक्टेड टू वेरिफिकेशन ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज अबाउट द 15.47 करोड़ अंडर PMSY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यहाँ पे आ चुके थे। मतलब कि यहाँ पे रुकिए तो यहाँ पे वेरिफिकेशन इनका हो चुका था और यहाँ पे लगभग 32,176 क्लेम्स उनको मिल चुके थे, जिसके लिए उन्होंने 643.52 करोड़ रुपए इन्होंने डिसबर्स कर दिए थे। मतलब कि इस डेट तक इन्होंने लगभग 15.7 करोड़ लोग क्या किए थे, इसके लिए यहाँ पे वेरीफाई हो चुके थे, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। और साथ में बोला गया कि लगभग 32,176 मतलब कि वो कौन से जिनकी या तो कहीं डेथ हो गई थी या तो इनकी कहीं न कहीं डिसेबिलिटी हो गई थी, तो इतने लोगों ने क्लेम किया, जिसके लिए लगभग 643.52 करोड़ रुपए उनको वितरित किए जा चुके थे। ठीक है, तो आप उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा क्या मैं कहानी बताया चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको भी याद होगा जब ये स्कीम आई थी तो बहुत सारे यहाँ पे इश्यूज भी उठ जाते हैं। जब ये सारी स्कीम आती हैं तो बैंकों में जाएंगे तो लंबी लाइन लगती है खाता खुलवाने के लिए, तो सारी चीज़ आप अगर आपको नजर सामने हुआ थोड़ा सा याद करेंगे तो आपको भी याद आ जाएगा। अगला आता है साथियों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY, ये भी ध्यान दीजिएगा साथियों क्या है PMJJBY। तो यहाँ पे क्या किया, वो क्या था साथियों, देखिए यहाँ पे 18 से 70 साल के लिए था, यहाँ पे क्या वो 18 से 50 साल के लिए है। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, आधार कार्ड का सारी चीज़ वही है, आपका सालाना पैसा कट जाएगा या फिर एनुअल कट या फिर मंथली भी मैं बात करूँगा, सेम चीज़ वही थी। यहाँ भी आपको KYC लगा करके अपना बैंक का आधार एक आपका खाता खुल जाएगा, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ बोला गया द लाइफ कवर ऑफ 2 लाख अवेलेबल फॉर द 1 ईयर पीरियड स्ट्रेचिंग फ्रॉम द फर्स्ट, मतलब कि यदि एक साल में सिर्फ एक बार क्या होता है, यदि आप कुछ 2 लाख रुपए आपके अवेलेबल होंगे इंश्योरेंस के लिए, ठीक लाइफ कवर के लिए। रिस्क कवरेज अंडर दिस 2 स्कीम इज फॉर 2 लाख इन केस ऑफ डेथ ऑफ इंश्योर्ड, मतलब कि यदि आपकी डेथ हो जाती है तो अब आपको क्या मिलेगा, 2 लाख रुपए मिलेगा ड्यू टू एनी रीजन, किसी रीजन से भी। ऐसा नहीं कि आपको एक्सीडेंट होना है, नहीं, किसी रीजन से भी आपकी डेथ हो जाती है तो आपके परिवार को 2 लाख रुपए मिलेगा। द प्रीमियम ऑफ 330 रुपीज पर एनम विच इज टू बी ऑटो डेबिटेड इन 1 इंस्टॉलमेंट फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स बैंक और पोस्ट ऑफिस अकाउंट। मतलब कि क्या हुआ कि हर साल एक साल में आपको 330 रुपये सिर्फ लगेगा, बस कितना 330 रुपये, भी 330 रुपये लगेगा, वो ऑटो डेबिट हो जाएगा, आपके खाते से कट जाएगा। ठीक है, और वो भी 31 मई के पहले ताकि वो आपका जो ये स्कीम है वो रिन्यूअल हो जाए। और सारी चीज़ वही थी पुरानी ही। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे बोला गया कि 31 मार्च 2019 के बीच में यहाँ पे ये देखा गया कि लगभग 5.9 करोड़ मतलब लगभग 6 करोड़ लोग इसके अंदर अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करके उसको वेरिफिकेशन करवा लिए थे, मतलब कि इसमें इनरोल्ड हो चुके थे। और लगभग 1,35,212 क्लेम्स भी हो चुके थे, मतलब कि इतना लोग रजिस्टर किए थे और इतने लोग उन्होंने क्लेम किया कि उनका कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो गया था, तो उन्होंने अपना क्लेम भी किया और उनको लगभग टोटल 2,704 करोड़ इतना पैसा उनको बांटा भी जा चुका इस स्कीम के अंदर। सिर्फ 31 मार्च 2019 का ये डाटा है, लगभग एक साल में ही ये चीज़ बात हो रही है, एक साल के ही। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं, यहाँ पे कुछ और आ गया, अटल पेंशन योजना। कहते हैं जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं उनको तो पेंशन मिल जाती है, लेकिन जो किसान हैं उनको या फिर जो आम लोग हैं उनको पेंशन मिलती है क्या, नहीं मिलती ना। इसीलिए यहाँ पे ये योजना लाई गई थी, अटल पेंशन योजना। ये कब हुआ, 9/5/2015, मतलब कि जनवरी मार्च अप्रैल 9 अप्रैल 2015 को ही ये अटल पेंशन योजना लॉन्च की गई थी। यहाँ पे क्या हुआ कि सोशल सिक्योरिटी सिस्टम फॉर ऑल इंडियंस स्पेशली पुअर अंडर प्रिविलेज्ड, मतलब कि जो पुअर हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो वर्कर्स हैं या फिर जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैं उसमें जो काम कर रहे हैं, उनके लिए ये स्कीम लाई गई ताकि उनको ये फायदा होगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया, अटल पेंशन योजना इज इंस्टेड बाय द
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको बोलते हैं PFRDA द्वारा ये रेगुलेट होती है, ये एडमिनिस्ट्रेशन करती है। यहाँ पे अब देखिए इसके फायदे क्या हैं या फिर इसके जो कैरेक्टरिस्टिक थे क्या क्या थे। ये सभी जितने भी बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं जिनका एज 18 से 40 साल तक है वो सभी के लिए ओपन है, ठीक है, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। एंड द कंट्रीब्यूशन डिफर बेस्ड ऑन द पेंशन अमाउंट चूजन, आप कितना अमाउंट चूज करते हैं अपने, मतलब कितना आप पर मंथ या पर एनुअल कितना जमा करते हैं, उसके हिसाब से आपका पेंशन जो आपको मिलेगा लास्ट में जो आपको मिलेगा पेंशन वो भी उसके हिसाब से डिफरेंट होगा। यहाँ बोला गया कि सब्सक्राइबर वुड रिसीव द गारंटीज मंथली पेंशन ऑफ द 1000, आप कितना मिल सकते हो उसको, 1000 का भी, 2000 का भी, 3000 का भी, 4000, 5000 का भी, एट द एज ऑफ 60 ईयर, जब आपको 60 साल का हो जाएगा उसके बाद उतना मिलना उसको स्टार्ट हो जाएगा, एज अ पेंशन वो रिसीव कर सकता है, डिपेंड करते को कौन सा स्कीम लिया था, ठीक है। और चीज़ बोला गया यहाँ पे द पेंशन मंथली पेंशन वुड बी अवेलेबल टू द सब्सक्राइबर एंड आफ्टर द हिम द स्पाउस एंड आफ्टर दियर डेथ द पेंशन करप्ट्स एंड एग्रेगेटेड एट द एज ऑफ 60 सब्सक्राइबर। मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ कि यदि मान ली 60 साल के बाद पेंशन मिला कुछ उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है तो उसके स्पाउस या फिर उसकी पत्नी या फिर कहीं उसके जो नामनी है उसको भी ये ट्रांसफर हो जाएगा, उसको ये पेंशन मिलने लगेगा, तब तक मिलेगा जब तक जो उसका जमा हुआ पैसा पूरा करप्ट नहीं हो जाता, मतलब उसकी पैसा पूरी समाप्त नहीं हो जाती, ठीक है। और आगे यहाँ बोला गया इन केस ऑफ प्रीमेच्योर डेथ ऑफ सब्सक्राइबर, यदि उसकी डेथ अभी मतलब 60 साल से कम था और उसकी डेथ हो गई तो उसको कंटिन्यू करने के लिए जिसकी स्पाउस है वो इस क्या कहते हैं अटल पेंशन योजना को कंटिन्यू कर सकती है जो टाइम बचा हुआ है। मतलब जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति था वो 30 साल के एज में इसने लिया और 60 साल तक टाइम था, वो 45 साल में मर गया, 15 साल अभी बचा हुआ है, यदि चाहे तो उसकी पत्नी ये 15 साल तक इसको कंटिन्यू करके 60 साल बाद उसको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ये बेनिफिट था इसमें, ठीक है। आगे बात करते हैं द मिनिमम पेंशन वुड बी गारंटेड बाय द गवर्नमेंट द्वारा पेंशन की गई थी। यदि किसी कारणवश, यहाँ बोला गया यदि किसी कारणवश जो आदमी ने पैसा दिया था वो लोअर था उसके पेंशन से तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पूरा करेगी। और यहाँ और चीज़ बोला गया यदि जो उसने पेंशन भरा था वो ज़्यादा था और जो उतना ले नहीं पाया तो क्या हुआ, तो उसको मतलब कि जो सब्सक्राइबर है जो इसको सब्सक्राइब किया मतलब जो स्कीम में पार्टिसिपेट किया है उसको सारा पैसा मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि कम हो गया, आपने लिया तो पूरा लेकिन आपने पूरा किया नहीं था, उसके पहले ही आपका एज आ गई 60 साल वाली, तो गवर्नमेंट द्वारा देगी। ये सारी चीज़ यहाँ पे थी। सब्सक्राइबर कैन मेक कंट्रीब्यूशन ऑफ APY ऑन मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली बेसिस। आप इसमें मंथली भी दे सकते हैं, क्वार्टरली मतलब कि 4 महीने में भी दे सकते हैं, और आप इसमें 6 मंथ के बेस पर भी आप इसमें पैसे जमा कर सकते हैं। तो बढ़िया ही था साथियों, जो आम लोग थे उनको पेंशन नहीं मिलती थी वो थोड़ा थोड़ा पैसा बचा करके हर महीने या फिर 4 महीने पे पैसा जमा करते रहे खाते में, और एक एज के बाद 60 साल के बाद उनको पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। वो डिपेंड करता है पेंशन की रकम कि वो कितना जमा करते थे, कितना सेविंग करते थे, ठीक है। अब थोड़ा साथियों आगे चलते हैं। ये तुम्हारे हो गए थे किसके लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए। अब बात करते हैं सोशल सेक्टर एरिया में, सोशल सेक्टर में कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उनकी अब हम बात करेंगे। तो साथियों अपने आप को एक बार लेट्स फेल करवा लीजिए और हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्योंकि ये सारी सिर्फ स्कीम्स हैं, हमको थोड़ा सा नॉलेज रखना है कि क्या क्या चीज़ें चल रही थी, कैसे क्या हुआ, और हमको एग्जाम में लिखना है, मार्क्स लेने हैं, और आपको थोड़ा सा इस बारे में अवेयर होना है। तो यहाँ पे बोला गया सोशल सेक्टर के साथ यहाँ बात करेंगे, एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, उनकी इनकम की बात करेंगे। यहाँ बोला गया 20 पॉइंट प्रोग्राम, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम जिसको बोलते हैं MNP, और इसको बोलते हैं फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। ध्यान दीजिएगा, रूरल लैंडलेस जिनके पास ज़मीन नहीं है उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए गारंटी प्रोग्राम जो था इसको बोलते हैं RLEGP, ठीक है। इसको भी हम आगे वर्ड यूज करने वाले, इसको याद रखिएगा, RLEGP, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। फिर हमारा आता है जवाहर रोजगार योजना। फिर आता हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ्स, ठीक है। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP। फिर आता है हमारा इंदिरा आवास योजना। अब साथियों इनकी बात करेंगे तो इसमें मेनली 3 चीज़ों की बात करेंगे। पहले हमारा जो है NREP जो इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिर जवाहर रोजगार योजना और साथ में इंदिरा आवास योजना, इन तीनों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे डिटेल में। तो आइए आप इन सभी का नाम जरूर याद रखिएगा ताकि आपको पता रहे और आप इस स्कीम को लिख पाएँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एग्जाम में से आपको स्कीम पूछ लेगा कि एग्रीकल्चरल स्कीम कौन कौन से हैं, सोशल सिक्योरिटी के लिए कौन कौन से स्कीम है, और सोशल सेक्टर के लिए एरिया में कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। तो चीज़ आप सिर्फ नाम लिख के देख सकते हैं,
अन्यथा कभी पूछ सकता है कि किसी एक का डिस्क्राइब करिए, तो आपको पूरा आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं, साथ ही बात करते हैं यहाँ पे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ये कब लॉन्च हुआ था? 1980 में। इसलिए यूज किया जाता है, यहाँ पे देखिए, इन अ व्यू ऑफ सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द रूरल एरियाज। ये इसलिए लॉन्च किया है ताकि रूरल एरियाज में कुछ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी को भी इंक्रीज किया जाए, ताकि उनकी गरीबी को कम किया जाए। ठीक है, गरीबी को कम किया जा सके। और यहाँ बोला गया लास्ट में क्या बोला गया? फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। बाद में इसको फूड फॉर प्रोग्राम में इसको रिप्लेस कर दिया गया था। इसके ऑब्जेक्टिव क्या कहते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। इसमें यह था कि जनरेशन ऑफ एडिशनल गेनफुल एम्प्लॉयमेंट फॉर द अनएम्प्लॉयड एंड द अंडर एम्प्लॉयमेंट पर्सन। जो पर्सन अनएम्प्लॉयमेंट हैं या फिर अंडर एम्प्लॉयड पर्सन हैं, उनको एक एम्प्लॉयमेंट या फिर गेनफुल एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी दी जाए। इसमें दोनों थे यहाँ पे, बोथ मेन एंड वुमेन, और ये खास रूप से सिर्फ रूरल एरियाज के लिए ही था। इसमें दोनों लोग, चाहे मेन हो चाहे वुमेन हो, दोनों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दिया जाना था। ठीक है, और आगे बोला गया द क्रिएशन ऑफ प्रोडक्टिव कम्युनिटी एसेट्स फॉर द डायरेक्ट एंड कंटिन्यू बेनिफिट टू द पुअर। यहाँ पे बोला गया क्या कि ऐसा कम्युनिटी एसेट प्रोडक्ट करना, ऐसे प्रोडक्टिव कम्युनिटी यहाँ पे क्रिएट करना, ताकि लोग काम करें, उनके अंदर जो मेंटलिटी, उनको ऐसा काम करने की उनकी मेंटलिटी लाया जाए, ताकि डायरेक्ट या फिर कहीं किसी न किसी रूप से जो पुअर लोग हैं उनको बेनिफिट पहुँचाए। इंप्रूवमेंट ऑफ द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द रूरल एरियाज। मतलब जो रूरल एरियाज के लोग हैं उनकी ओवरऑल क्वालिटी को यहाँ पे क्या किया जाए? इंप्रूव किया जाए। फीचर्स क्या करते ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या बोला गया? जो प्रेफरेंस, जो लैंडलेस लेबर है, जिनके पास ज़मीन नहीं है और वो वर्क करने वाले, उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। या जो SC/ST के लिए हैं, एमंग द लैंड लेबर, यदि उसमें भी कोई SC/ST है तो उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा, उसको ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, उसको दिया जाएगा। मेन प्रोविजन ऑफ द लेटिंग द वर्क्स अंडर द NREP इट वाज नॉट परमिटेड टू इंगेज कंट्रैक्टर। मतलब कि इसमें यह था कि कोई कंट्रैक्टर इसमें एंगेज नहीं करना है, सिर्फ डायरेक्ट लोगों को लिया जाए, क्योंकि बीच में कंट्रैक्टर होगा तो वो भी कुछ ना कुछ कमीशन लेगा, और जो लास्टली जो हमको वर्कर्स को पैसा मिलने वाला है उसका वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ कमीशन कंट्रैक्टर भी लेना स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पे जो उसकी मजदूरी थी वो डायरेक्टली बोला गया वर्क पेड पार्सली इन कैश, मतलब कुछ उसको कैश दिया जाएगा, कुछ रूप में उसको अनाज दिया जाएगा कि वो अनाज ना। देखिए यहाँ पे दो चीज़ हुआ, उसकी इनकम भी आ रही है, उसकी जो गरीबी है वो मिट रही है, ताकि कभी होता है कि खाना नहीं खा पाते थे, वो भी अनाज दिया जा रहा है ताकि वो वहाँ पे खाना भी खा पाएँ। वो अनाज कैसे दिया जाता है देख लीजिएगा, 1 to 2 kg पर डे पर हेड। मतलब कि एक घर में मान लीजिए एक लोग काम करने वाले हैं तो उनको 1 से 2 किलो एक दिन का मिलेगा। ठीक है, DRDA जो बिल्कुल था डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, वह रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटायर वर्क रिलेटिंग द प्लानिंग। इसको पूरा से इंप्लीमेंट करने के लिए, प्लान करने के लिए, कोऑर्डिनेशन के मॉनिटरिंग करने के लिए इस NREP प्रोजेक्ट के लिए वो DRDA जो था वो रिस्पॉन्सिबल था। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और NREP वाज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम विथ इक्वल शेयरिंग विद एक्सपेंडिचर बाय द सेंटर एंड द स्टेट। मतलब इसमें दोनों की, स्टेट और सेंटर की बराबरी हिस्सेदारी थी, इसलिए ध्यान दीजिएगा। और साथ में ये भी था कि जो प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए साथ में ट्रेनिंग भी यहाँ पे, व्यक्तिगत ट्रेनिंग यहाँ पे आपको दी जाती थी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कुछ भी, तो ये आपको प्रोडक्ट जो या प्रोग्राम था वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के साथ ये आप जो लिंक था इसको आप प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, एक कोर्स, ऑनलाइन कोर्स के यहाँ पे मैंने लिंक लिया था, बिल्कुल क्लियर वे में आपको दिया गया था। ठीक है, और थोड़ा सा आगे चलते हैं साथियों, एक और आया था जवाहर रोजगार योजना, बिल्कुल सेम उसी तरह था जैसे मैंने बताया NREP की तरह, लेकिन इसमें क्या है इसको थोड़ा देख सकते हैं यहाँ पे। पहले हमारा नाम आया था जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना के नाम पे, लेकिन बाद में इसको चेंज करके यहाँ बोला गया जवाहर रोजगार योजना। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। ठीक है, लास्ट में क्या हुआ, इट इज आल्सो स्टेटेड दैट NREP जो था और RLEGP जो मैंने बताया था, दोनों क्या हुए, मर्ज हो गए, तब जा करके ये चीज़ बना लास्ट में। इसके बाद और लास्टली इसका नाम हो गया क्या, जवाहर रोजगार योजना। इसके ऑब्जेक्टिव भी सेम थे। यहाँ पे जो रूरल यूथ हैं, अनएम्प्लॉयड रूरल थे, उनको एम्प्लॉयमेंट देना, और साथ में प्रोडक्टिव कम्युनिटी, वही सारी सेम चीज़ है कि रूरल जो गांव के लोग हैं, जो पुअर सेक्शंस हैं, उनको एक क्या हुआ, स्ट्रेंथनिंग द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में उनको स्ट्रेंथन करना, उनकी सिक्योरिटी, उनको सेक्शन, यहाँ बोला सेक्शन 10 जो पुअर गरीब लोग थे उनको यहाँ बेनिफिट पहुँचाना था, साथ में ये बोल सकते हैं। और यहाँ पे बता सकते हैं कि उनकी जो लाइफ, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ थी, उनको ओवरऑल इंप्रूव करना। ओवरऑल में साथियों मैं बात किया था, पहले में क्या बात किया था, उनकी जो हेल्थ हो गया, ठीक, रोटी कपड़ा मकान मैंने बात किया था ना, फूड हो गया, क्लॉथिंग हो गई, शेल्टर्स हो गए, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, और साथ में उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन, सभी को लेकर के उनका इंप्रूवमेंट करना, वो हमारा कहलाता है ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, सभी प्रकार से उनको इंप्रूव करना। तो यहाँ बोल गया
यहाँ बोला गया यहाँ जो टारगेट ग्रुप था वो था जो बिलो पॉवर्टी लाइन, जो जिनके बीपीएल कार्ड वाले जानते हो ना बीपीएल, उनको यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे टारगेट किया गया। और साथ में जो SC/ST थे उनको, जो पुअर उन गरीबों में जो SC/ST थे उनको प्रेफरेंस दिया गया। यहाँ पे ये बोला गया कि लगभग 30% जो बेनिफिशरीज रहेंगी वो वुमेन रहेंगी। यहाँ मतलब कि यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट का काम किया गया, क्योंकि यहाँ पे वुमेन को आगे लाया गया। लगभग 30%, यदि मान लीजिए 100 वर्कर्स हैं तो उसमें मिनिमम 30 वर्कर्स वुमेन होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन उनको दबा के ना खा पाए, वो खुद एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो पाए। सारी चीज़ वही थी। यहाँ पे हाई प्रायोरिटी टू बी गिवन टू वर्क्स विच इज रिक्वायर्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। यहाँ पे उन इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा प्रीफर किया गया जो अंडर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, जो गरीबी रेखा के जो नीचे वाले प्रोग्राम चलाए जा रहे थे उनको ज़्यादा यहाँ प्रेफरेंस दिया गया, ताकि वो अच्छे से काम कर पाए, ताकि गरीबी हट पाए। बोला गया यहाँ पे फॉर सोशल फॉरेस्ट्री वर्क द पार्टिसिपेशन ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज आर्ट, मतलब कि फॉरेस्ट्री वर्क जो थे, जो जंगल वाले काम थे या कुछ ऐसे बोले, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी उनको यहाँ पे मस्ट कर दिया गया था। और वेगेज जो यहाँ पे थे, जो मजदूरी थी वो भी ऐसे दिया जाता था, क्या पार्सली कैश दिया जाता था, पार्सली यहाँ पे अनाज दिया जाता था उनको। यहाँ पे क्या किया 1.5 kg पर मैन पर डे, ठीक, ये उनका था क्या मजदूरी थी। और इसके आगे बोला गया डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी या फिर कहीं जिला परिषद आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द GRY एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड द विलेज पंचायत इन द ग्राम पंचायत लेवल। जो विलेज गांव की पंचायत थी, ग्राम पंचायत थी, वो विलेज लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हमारे जहाँ पे जिला परिषद, वो रिस्पॉन्सिबल थी कि इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाए ओवरऑल, क्योंकि जब तक फील्ड पे नहीं पहुंचेगा ना तब तक उनको फायदा नहीं होने वाला, हमारा रूरल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए इन सभी चीज़ को लगाया गया, इन लोगों को लगाया गया कि ध्यान देखिए क्या ये फील्ड लेवल पर जा पा रहे नहीं जा पा रहा है, कि हमारा स्कीम जो है फील्ड लेवल पर जो लोग हैं उनको भी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कि ऊपर ऊपर ही उड़ जा रहा है और हमारा सभी जो उनका फ़ायदा है वो जो हमारा एम है लास्टली वो ना मिल पाए। तो हमारे साथियों दूसरा था। और लास्ट में बात करते हैं यहाँ पे इंदिरा आवास योजना, ठीक है। इंदिरा आवास योजना में क्या था साथियों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अदरवाइज नोन एज द प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना, इसको लास्ट में, पहले इंदिरा आवास योजना था, बाद में नाम जानते हैं, मुझे ये नाम चेंज करने में मशहूर हैं, कुछ भी आते हैं नाम चेंज ही कर देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास आवास योजना कर दिया, जिसको बोलते हैं PMGAY या फिर इंदिरा आवास योजना ग्रामीण के नाम पे, ठीक है। ये दोनों हम जानते हैं। ये क्या था, सब स्कीम था, जो हमारे रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम जो RLGP का था, उसका सब स्कीम था। और एंड सोशल वेलफेयर प्रोग्राम दैट वाज फर्स्ट लॉन्च बाय द राजीव गांधी 1985 में राजीव गांधी द्वारा वेलफेयर प्रोग्राम, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम लाया गया था। इन दोनों को मिलाकर के यहाँ पे उसका एक सब स्कीम ये था। इनमें क्या था साथ ध्यान दीजिएगा, इसका फ्लैगशिप था हाउसिंग प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्ट्री रूरल डेवलपमेंट वर्क टुवर्ड द कंस्ट्रक्टिंग हाउसेस फॉर द बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, जो गरीबी के नीचे हैं, उन सभी के लिए मतलब कि उनका एक घर हो, एक छत हो, ये इनका मेन रीजन था, ठीक है। और ये लगभग यहाँ बोला गया। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पे इनकी बात करते हैं बेनिफिट्स क्या क्या थे। तो यहाँ पे बोला गया ना, जो बिलो पॉवर्टी लाइन थे उनका कम से कम एक घर डिजाइन बेड ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रेजिडेंस, मतलब कि जो अगल बगल के एरिया थे उनके बेस के हिसाब से उनका एक रेजिडेंस, एक घर उनका कंस्ट्रक्ट किया जाए। इट एम टू यूज लोकली सोर्स मटेरियल, मतलब कि यह भी बोला गया कि जो घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो लोकली यूज मटेरियल हैं उनको यूज किया जाए, और साथ में ऐसा मटेरियल यूज किया जो लगभग 30 साल तक चले। ऐसा घर नहीं कि आप बनाए 2 साल में गिर जाए, नहीं, लगभग 30 साल उनकी एज भी होनी चाहिए। और यहाँ पे क्या हुआ, इंदिरा आवास योजना प्रमोटेड द यूज इको फ्रेंडली एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स व्हाइल आल्सो जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। इनमें क्या हुआ, ऐसे मटेरियल यूज किए जाए, फिर ऐसा कंस्ट्रक्शन हो जो इको फ्रेंडली हो और इन्वायरमेंटली भी सस्टेनेबल हो। और साथ में क्या हुआ, इन घर को बनाने के लिए क्या करेंगे, हमको लोगों की आवश्यकता होगी, लेबर की आवश्यकता होगी, साथ में ये क्या कि साथ में इनकी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इसके बेनिफिट ये भी थे। और यहाँ बोला गया कि ये उन्होंने क्या किया, पंचायत टू सेफर्ड चेंज द इन देयर कंस्टिट्यूएंसी सो दैट द प्रोग्राम वाज इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस द नेशन। इसमें क्या हुआ, उन्होंने पंचायत को भी थोड़ा सा इनकरेज किया, ताकि वो अपने मतलब कि वो अपने हिसाब से नियम को चेंज कर सकते हैं, ताकि सभी तक ये चीज़ पहुंच पाए, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए लोकल मटेरियल नहीं यूज हो रहा तो कहीं बाहर से भी ला सकते हैं, ऐसा नहीं कि लोकल में नहीं मिल रहा, मान लीजिए लोकल में घास फूस मिल रहा तो घास फूस की घर बनवा दें, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मतलब थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ बोला गया। और साथ ही में इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या थी वो भी हमको ध्यान देना है, कि लास्ट में क्या बोला, जितने भी BPL थे, मतलब कि BPL बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए, वो सभी प्राइमरी बेनिफिशियर्स थे। और साथ में इतना ही नहीं रह गया, थोड़ा सा और बढ़ा। बाद में क्या हुआ, और चीज़ें ऐड की गई, जैसे यहाँ पे डिसेबल्ड एंड हैंडीकैप सिटीजन है, जो डिसेबल्ड हैंडीकैप सिटीजन है वो भी इसके अंदर आ गए। एक सर्विस पर्सनल है, मतलब कि जो रिटायर हो चुके हैं, सिटीजन अंडर द SC/ST के जो ट्राइबल कैटेगरी थे, जो अनुसूचित जातियाँ हैं, वो भी इसमें आ गई। फ्री बॉन्डेड लेबरर्स, मतलब कि जो बंधुए मजदूर थे वो भी इसके अंदर आ गए।
जो विधवा हैं वो भी आ गई। नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ डिफेंस एंड पार्लियामेंट्री पर्सनल किल्ड इन एन एक्शन, मतलब कि जो डिफेंस में या फिर डिफेंस टाइम में या फिर जो पार्लियामेंट्री में जो विधानसभा में थे सांसद हैं जो मर चुके हैं उनके लिए भी ये लाया गया। सिटीजन इन द मार्जिनलाइज्ड सेक्टर ऑफ सोसाइटी, मतलब कि जो मार्जिनलाइज्ड सेक्टर सोसाइटी हैं उनके जो सिटीजन हैं उनके लिए भी इसके लिए एलिजिबल थे। जो शुरुआत थी साथियों उसमें सिर्फ बीपीएल वाले थे, लेकिन बाद में इन सभी के लिए ये चीज़ें लाई गई। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आप तीनों चीज़ों को समझ के होंगे, एग्रीकल्चर में, सोशल सेक्टर में और सोशल सिक्योरिटी में क्या क्या प्रोग्राम हुए वो समझ में आ गया हो साथियों। आप अभी तक वीडियो के बने रहे तो आपको बहुत बहुत थैंक यू साथियों, धन्यवाद। और साथियों यदि आप भी चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा ताकि आगे आने वाली यूनिट आप तक मिलती रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर जरूर करिए वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक, और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट भी कर दीजिए ताकि आप कमेंट पढ़ करके हम भी मोटिवेट होते हैं और मुझे लगता है कि हाँ मुझे ये चीज़ जल्दी करनी चाहिए। आप क्वेरी भी देखते हैं, सब चीज़ कमेंट पढ़ा जाता है, इसलिए कमेंट करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।